Welcome to Visually Impaired Help Center. Subscribe to our channel and press the bell icon. You will be notified upload the new video. Thank you. नमस्कार मित्रों, विजुअली इम्पेयर्ड हेल्प सेंटर की चैनल में मैं तन्वी आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, हम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम उसमें दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे, तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए शुरू करते हैं। अध्याय दूसरा, अधिकार और हकदारियाँ। समता और अविभेद। पहला, समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन अन्य व्यक्तियों के समान समता, गरिमा के साथ जीवन के और उसकी सत्यनिष्ठा के लिए सम्मान के अधिकार का उपभोग करे। दूसरा, समुचित सरकार समुचित वातावरण प्रदान करके दिव्यांगजनों की क्षमता का उपयोग करने के लिए उपाय करेगी। तीसरा, किसी दिव्यांगजन के साथ दिव्यांगता के आधार पर तब तक विभेद नहीं किया जाएगा जब तक कि यह दर्शित नहीं कर दिया जाता है कि अपेक्षित कृत्य या लोप विधि संगत उद्देश्य को प्राप्त करने का आनुपातिक साधन है। चौथा, कोई व्यक्ति केवल दिव्यांगता के आधार पर उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। पांचवा, समुचित सरकार दिव्यांगजनों के लिए युक्तियुक्त आवासन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी। चौथा मुख्य मुद्दा, दिव्यांग महिला और बालक। उसमें पहला, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने का उपाय करेंगे कि दिव्यांग स्त्री और बालक अन्य लोगों की भांति समान रूप से अपने अधिकारों का उपभोग करें। दूसरा, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी दिव्यांग बालकों को उनको प्रभावित करने वाले सभी विषयों पर अपने दृष्टिकोण व्यक्त करने का किसी समान आधार पर अधिकार होगा और उनकी आयु और दिव्यांगता को दृष्टि में रखते हुए उनको समुचित सहायता प्रदान की जाएगी। पांचवा मुद्दा, सामुदायिक जीवन। पहला, दिव्यांग व्यक्ति को समुदाय में जीने का अधिकार होगा। दूसरा, समुचित सरकार यह प्रयास करेगी कि दिव्यांग व्यक्ति को किसी विशिष्ट जीवन व्यवस्था में जीने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और किसी ऐसे गृह आवास की श्रेणी और अन्य समुदाय सहारा सेवाओं में जिनमें आयु और लिंग पर सम्यक ध्यान देते हुए जीवन को सहारे के लिए आवश्यक व्यक्तिगत सहायता सम्मिलित है, पहुंच प्रदान की गई है। उसके बाद का छठवां मुद्दा, क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से संरक्षा। पहला, समुचित सरकार दिव्यांगजन को प्रताड़ना, क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार के होने से संरक्षित करने के लिए उपाय करेगी। दूसरा, कोई दिव्यांगजन एक सूचना की पहुंच योग्य पद्धतियों, साधनों और रूप विधानों के माध्यम से अभिप्राप्त उसकी स्वतंत्रता और सूचित सम्मति के बिना। और दो, समुचित सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए विहित रीति से गठित ऐसी दिव्यांगता पर अनुसंधान के लिए समिति की पूर्व अनुमति, जिसमें आधे से अन्यून सदस्य उसमें से या तो दिव्यांगजन या धारा 2 के खंड के अधीन यथावर्णित रजिस्ट्रीकृत संगठनों के सदस्य होंगे के बिना किसी अनुसंधान की प्रयोग वस्तु नहीं होगा। सातवां मुद्दा, दुरुपयोग, हिंसा और शोषण से संरक्षण। पहला, समुचित सरकार दिव्यांगजनों को दुरुपयोग, हिंसा और शोषण के सभी रूपों से संरक्षित करने के लिए उपाय करेगी और उनको रोकने के लिए वह दुरुपयोग, हिंसा और शोषण की घटनाओं का संज्ञान लेगी तथा ऐसी घटनाओं के विरुद्ध उपलब्ध विधिक उपचार उपलब्ध कराएगी। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उपाय करेगी और उनकी रिपोर्ट किए जाने के लिए
प्रक्रिया विहित करेगी। ग ऐसी घटनाओं के पीड़ितों का बचाव, संरक्षण और पुनर्वास करने के लिए उपाय करेगी। घ जागृति पैदा करेगी तथा जनता को सूचनाएं उपलब्ध कराएगी। दूसरा, ऐसा कोई व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत संगठन जिनके पास यह विश्वास करने का कारण है कि दुरुपयोग, हिंसा या शोषण का कोई कृत्य किसी दिव्यांगजन के विरुद्ध हुआ है या हो रहा है या उसके किए जाने की संभावना है, तो वह ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसी घटनाएं होती है उसके बारे में सूचना दे सकेगा। तीसरा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसी सूचना की प्राप्ति पर यथास्थिति उसके होने को रोकने या उसको निवारित करने के लिए तुरंत उपाय करेगा या ऐसे दिव्यांगजन के संरक्षण के लिए ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे, जिसके अंतर्गत क यथास्थिति पुलिस या दिव्यांगजनों के लिए कार्य कर रहे किसी संगठन को ऐसे व्यक्ति की यथास्थिति सुरक्षित अभिरक्षा या उनके पुनर्वास या दोनों की व्यवस्था करने के लिए प्राधिकृत करते हुए ऐसे कार्य से पीड़ित का बचाव करने। ख यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी वांछा करे तो दिव्यांगजन के लिए संरक्षित अभिरक्षा उपलब्ध कराने। ग ऐसे दिव्यांगजनों को भरण पोषण उपलब्ध कराने संबंधी कोई आदेश भी है। चौथा मुद्दा, कोई पुलिस अधिकारी दिव्यांगजन के दुरुपयोग, हिंसा या अत्याचार की कोई शिकायत प्राप्त करता है अन्यथा जानकारी प्राप्त करता है तो व्यथित व्यक्ति को निम्नलिखित की जानकारी देगा। क उपधारा 2 के अधीन संरक्षण के लिए आवेदन करने के उसके अधिकार की और सहायता प्रदान करने की अधिकारिता रखने वाले कार्यपालक मजिस्ट्रेट की विशिष्टियों की। ख दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए कर रहे निकटतम संगठन या संस्था की विशिष्टियों की। ग निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार की। और घ इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या ऐसे अपराध से निपटने वाली किसी अन्य विधि के अधीन शिकायत फाइल करने की अधिकार की। परंतु धारा की किसी बात का अर्थ किसी भी रीति में पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के कारित होने पर सूचना की प्राप्ति पर विधि के अनुसार कार्यवाही करने के कर्तव्यों से मुक्त करने के लिए नहीं लगाया जाएगा। पांचवा, यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट यह पाता है कि अभिकथित कृत्य या व्यवहार भारतीय दंड संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई अपराध गठित करता है तो वह इस प्रभाव की शिकायत को उस विषय में अधिकारिता रखने वाले यथास्थिति न्यायिक या महानगर मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा। आठवां मुद्दा, संरक्षण और सुरक्षा। पहला, दिव्यांगजनों को जोखिम, सशस्त्र संघर्ष, मानवीय आपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं की दशा में समान संरक्षण और सुरक्षा प्राप्त होगी। दूसरा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण अपने आपदा प्रबंध कार्यकलाप जैसा कि आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 की धारा 2 के खंड ड के अधीन परिभाषित है। उसमें 2005 का 53 नंबर दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए दिव्यांगजनों को सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करेंगे। तीसरा, आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 की धारा 25 के अधीन गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिले में दिव्यांगजनों के ब्यूरो का अभिलेख रखेगा और ऐसे व्यक्तियों को जोखिम की किन्हीं स्थितियों से सूचित करने के लिए समुचित उपाय करेगा जिससे आपदा तैयारियों को बढ़ाया जा सके। चौथा, जोखिम, सशस्त्र संघर्ष या प्राकृतिक आपदाओं की स्थितियों के पश्चात पुनः निर्माण कार्यकलापों में लगे हुए प्राधिकरण दिव्यांगजनों की पहुंच अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित राज्य आयुक्त के परामर्श से ऐसे कार्यकलापों का जिम्मा लेंगे। नौवां मुद्दा, गृह और कुटुंब। पहला, किसी दिव्यांग बालक को दिव्यांगता के आधार पर सिवाय किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के यदि बालक के सर्वोत्तम हित में अपेक्षित हो
उसके अभिभावकों से पृथक नहीं किया जाएगा। दूसरा, जहां अभिभावक दिव्यांग बालक की देखभाल करने में असमर्थ है तो सक्षम न्यायालय ऐसे बालक को उसके नज़दीकी नातेदारों के पास रखेगा और ऐसा न हो पाने पर कौटुंबिक परिवेश में, समुदाय में या अपवादिक दशाओं में यथापेक्षित समुचित सरकार या गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे आश्रम स्थलों में रखेगा। 10वां मुद्दा, प्रजनन अधिकार। पहला, समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन की प्रजनन और परिवार नियोजन के बारे में समुचित जानकारी तक पहुँच हो। दूसरा, किसी दिव्यांगजन को ऐसी चिकित्सा प्रक्रिया के अधीन नहीं किया जाएगा जिसका परिणाम उसकी ससूचित सहमति के बिना बांझपन होता है। फिर 11वां मुद्दा, मतदान में पहुँच। भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी मतदान केंद्र दिव्यांगजनों की पहुंच में है और निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित सभी सामग्री उनके लिए सहजता से समझने योग्य और उनकी पहुंच में हो। 12वां मुद्दा, न्याय तक पहुंच। पहला, समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेंगी कि दिव्यांगता के आधार पर विभेद के बिना किसी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण, आयोग या कोई अन्य न्यायिक या अर्ध न्यायिक या अन्वेषण शक्तियाँ रखने वाले निकाय तक दिव्यांगजन अपनी पहुँच के अधिकार का प्रयोग करने के लिए समर्थ हो। दूसरा, समुचित सरकार दिव्यांगजनों के लिए विशेषतया जो कुटुंब से बाहर रहते हैं और ऐसे दिव्यांगजन जिन्हें विधिक अधिकारों के प्रयोग के लिए अधिक सहायता की अपेक्षा है, समुचित सहायता उपायों को करने के लिए कदम उठाएगी। तीसरा, 1987 का 39 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिव्यांगजन की अन्य व्यक्तियों के समान ही प्रास्ताविक किसी स्कीम, कार्यक्रम, सुविधा या सेवा तक पहुँच हो जिसके अंतर्गत युक्तियुक्त आवासन भी है, उपलब्ध करेंगे। चौथा, समुचित सरकार निम्नलिखित उपाय करेगी। यह सुनिश्चित करेगी कि उनके सभी लोग दस्तावेज सुगम रूप विधान में है। यह सुनिश्चित करेगी कि फाइल करने वाले विभागों, रजिस्ट्री या अन्य किसी अभिलेख कार्यालय में सुगम रूप विधान में दस्तावेजों और साक्ष्य को फाइल करने, भंडार में रखने और निर्दिष्ट करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक उपस्कर की पूर्ति कर दी गई है। और दिव्यांगजनों द्वारा उनकी अधिमानी भाषा और उनकी संसूचना के माध्यम में दिए गए परिसाक्ष्य, बहस या मत के अभिलेखीकरण को सुकर बनाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और उपस्कर उपलब्ध कराएगी। 13वां मुद्दा, विधिक सामर्थ्य। पहला, समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन अन्य व्यक्तियों के समान रूप से स्थावर या जंगम संपत्ति का स्वामित्व या विरासत, उनके वित्तीय मामलों के नियंत्रण का अधिकार रखेंगे और बैंक ऋण, बंधक या वित्तीय प्रत्यय के अन्य रूपों तक पहुंच रखेंगे। दूसरा, समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेंगी कि दिव्यांगजन से सभी पहलू में अन्य व्यक्तियों के समान आधार पर विधिक सामर्थ्य का उपभोग करे और विधि के समक्ष अन्य व्यक्तियों के रूप में समान मान्यता का अधिकार रखे। तीसरा, जब सहायता प्रदान करने वाले किसी व्यक्ति और किसी दिव्यांगजन के मध्य विशिष्टतया वित्तीय, सांपत्तिक या किसी अन्य आर्थिक संव्यवहार को लेकर हितों का कोई विरोध उत्पन्न हो जाता है, तब ऐसी सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति उक्त संव्यवहार में दिव्यांगजन को सहायता प्रदान करने से प्रवृत्त रहेगा। परंतु हितों के विरोध की कोई उपधारणा इस आधार पर ही नहीं होगी कि सहायता देने वाले व्यक्ति दिव्यांगजन का रक्त, विवाह संबंध या दत्तक ग्रहण से नातेदार है। चौथा,
कोई दिव्यांगजन किसी सहायता संबंधी ठहराव को परिवर्तित, रूपांतरित या समाप्त कर सकेगा और किसी दूसरे की सहायता प्राप्त कर सकेगा, परंतु ऐसा परिवर्तन, रूपांतरण या समाप्ति भविष्यलक्षी प्रकृति की होगी और उपयुक्त सहायता संबंधित ठहराव में दिव्यांगजन द्वारा किए गए तीसरे पक्षकार के संव्यवहार को अकृत नहीं करेंगे। 5वां, दिव्यांगजन को सहायता प्रदान करने वाला कोई व्यक्ति असम्यक असर का प्रयोग नहीं करेगा और उसकी स्वायत्तता, गरिमा और निजता का सम्मान करेगा। 14वां मुद्दा, संरक्षकता के लिए उपबंध। पहला, इस अधिनियम के आरंभ होने की तारीख से ही तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई जिला न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित कोई अभिहित प्राधिकारी पाता है कि कोई दिव्यांगजन जिसे पर्याप्त और समुचित सहायता प्रदान की गई थी किंतु वह विधिक रूप से आबद्ध कर विनिश्चयों को लेने में असमर्थ है, तो ऐसे व्यक्ति के परामर्श से ऐसी रीति में जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए उसकी ओर से विधिक रूप से आबद्ध विनिश्चय लेने के लिए सीमित संरक्षक की और सहायता प्रदान की जा सकती है। परंतु यथास्थिति जिला न्यायालय या अभिहित प्राधिकारी ऐसी सहायता की अपेक्षा रखने वाले दिव्यांगजन के लिए पूर्ण सहायता प्रदान कर सकेंगे या जहां सीमित संरक्षकता बार बार प्रदान की जानी है उस दशा में दी जाने वाली सहायता की प्रकृति और रीति का अवधारण करने के लिए दी जाने वाली सहायता की बाबत विनिश्चय का यथास्थिति न्यायालय या अभिहित प्राधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन किया जाएगा। स्पष्टीकरण, इस धारा के प्रयोजनों के लिए सीमित संरक्षकता के संयुक्त विनिश्चय की एक प्रणाली अभिप्रेत है जो संरक्षक और दिव्यांगजन के मध्य पारस्परिक समझदारी और भरोसे पर प्रचलित है, जो विनिर्दिष्ट अवधि और विनिर्दिष्ट विनिश्चय तथा स्थिति तक सीमित होगी और दिव्यांगजन की इच्छा अनुसार कार्य करेगी। दूसरा, इस अधिनियम के आरंभ होने की तारीख से ही दिव्यांगजन के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी उपबंध के अधीन नियुक्त प्रत्येक संरक्षक को सीमित संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए समझा जाएगा। तीसरा, किसी विधिक संरक्षक की नियुक्ति करने के अभिहित प्राधिकारी के विनिश्चय द्वारा व्यथित कोई दिव्यांगजन ऐसे अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जिसे इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। 15वां मुद्दा, सहायता के लिए प्राधिकारियों के पदाभिधान। पहला, समुचित सरकार दिव्यांगजनों के विधिक सामर्थ्य के प्रयोग करने में उनकी सहायता करने के लिए समुदाय को गतिशील करने और सामाजिक जागरूकता सृजित करने के लिए एक या अधिक प्राधिकारियों को अभिहित करेगी। दूसरा, उपधारा 1 के अधीन अभिहित प्राधिकारी संस्थान में रहने वाले और जिन्हें अधिक सहायता की आवश्यकता है दिव्यांगजनों द्वारा विधिक सामर्थ्य के प्रयोग के लिए उपयुक्त सहायता संबंधी ठहरावों की स्थापना करने के लिए उपाय करेगा और कोई अन्य उपाय अपेक्षित हो करेगा। तो मित्रों, यहाँ पर हमारा दूसरा अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद। जय भारत।